दोस्तों, जब हमारी उम्र 30 साल होती है तब हमें हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका काफ़ी ज़्यादा एहसास होता है। दोस्तों, इस एज में आकर कुछ लोग शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो लोग शादीशुदा है वह लोग बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं और साथ ही फ्यूचर गोल्स को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे होते हैं, जैसे कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाना है, अपने सपनों का घर कैसे लेना है, देश विदेश में घूमने कैसे जाना है, तो उसका खर्चा कैसे निकालना है, अपनी पसंदीदा कार कैसे लेना है और अपने बच्चों का एजुकेशन फ़ीस को कैसे मैनेज करना है। साथ ही यह भी प्लानिंग करते हैं कि हमारी करंट लाइफस्टाइल में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों, जैसा कि हम अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो वैसे ही हमारे सामने बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा हम यह भी सोचते हैं कि हमने जो 20 की उम्र में गलतियाँ की हैं उसे दोबारा ना दोहराएं, और यदि कोई इन्वेस्टमेंट 20 की उम्र में कर दिया है जो कि गलत था उसे भी दोबारा ना दोहराएं। अब दोस्तों, आपको यह बात बता दें कि 30 की उम्र में स्टार्ट की गई इन्वेस्टमेंट कोई लेट नहीं होती, क्योंकि 20 से 30 की एज बहुत ही गोल्डन टाइम होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 25 से 30 साल हैं जिसमें कि आप इन्वेस्टिंग करके रिच बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो वॉरेन बफेट की यह लाइन सबसे पहले सामने आती है, आपको ऑलवेज रिस्क और प्रॉफिट के बीच में बैलेंस रखना चाहिए और कभी भी इन्वेस्टमेंट में अपना कैपिटल लॉस नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपको भी यह रूल कभी नहीं भूलना चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखना। अपने पैसे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा बनाकर रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी 30s में कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू रिच कैसे बन सकते हैं इस बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन 30s में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली यह कि हमें इन्वेस्टमेंट प्लान को इंश्योरेंस प्लान के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमें लोन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप लोन लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। और तीसरा पॉइंट है, अपना एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। वह इसलिए क्योंकि हमने कोविड महामारी में देखा कि कैसे लोगों की जॉब जा रही थी और लोगों के बिजनेस भी बंद हो रहे थे, जिसके कारण सभी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस रहे थे। इसलिए हमें एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए, जिसके थ्रू आप 3 से 6 महीने सर्वाइव कर सकें, ताकि आप किसी भी तरीके की इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहें। दोस्तों, एक और बात, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के साथ ही आपको हर साल अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन के जरिए, आप बिजनेस करते हो तो अपनी सेल्स को बढ़ाकर अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, और यदि आप नॉर्मल जॉब करते हो तो अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि फ्रीलांस में काम करके भी आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि आप कोशिश करिए कि आपकी इनकम में ग्रोथ होती रहे, या फिर आप अपना एक साइड इनकम या फिर पैसिव इनकम बना सकें। तो चलिए जानते हैं कि हमें कैसे 30s में राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस रख सकें। अब यहाँ पर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यही ऑप्शन सिलेक्ट करें, लेकिन इस वीडियो से आपको यह नॉलेज मिल जाएगा कि मार्केट में कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिंग है गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से वह आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कुछ हद तक कम कर देता है, क्योंकि पास्ट टाइम में देखा गया है कि जब मार्केट कुछ वक्त के लिए नीचे जाता है तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हुए देखे गए हैं। ज़्यादातर लोग गोल्ड में अपना 5 से 10% का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एकदम सही डिसीजन होता है। अब दोस्तों, कई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब यह सोचते हैं कि उन्हें फिजिकल गोल्ड खरीदना है, जैसे कि सोने का हार लेना, कान के झुमके और गोल्ड की एसेसरीज, जिसमें कि उन्हें मेकिंग चार्जेस एंड डिजाइन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा देना होता है। इसलिए इन चार्जेस के बिना अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें RBI का सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड SGB लेना चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इस इन्वेस्टमेंट पर हमें कुछ % का इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब कि गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट तो होगा ही, साथ ही हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है इस बॉन्ड में उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा इन्वेस्टिंग ऑप्शन है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत रिस्क लेकर अच्छा खासा रिटर्न बना सकें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। इसके लिए आपको कंपनी का नॉलेज होना चाहिए और आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप इंडिया की टॉप ट्रस्टेड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि हमें कितना % इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो टॉप फाइनेंशियल गुरु यह बोलते हैं कि आपको 100 माइनस योर एज इक्वल टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो कुछ लोग एकदम कम। अभी टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपकी उम्र
30 साल है तो 100 माइनस 30 यानी कि 70% हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि हमें हमारी सेविंग का 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि यदि आप हर महीने 10,000 रुपये सेव करते हो तो उसमें से 70% हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको किसी एक ही स्टॉक में अपना पूरा 70% नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कम से कम 5 से 6 अच्छी कंपनियों में जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब क्योंकि दोस्तों हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वह अच्छी कंपनियों को रिसर्च करके ढूंढ सके, इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड जिसमें कि हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और ETF प्लान्स होते हैं। अब चलते हैं आगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर। हमारा तीसरा इन्वेस्टिंग ऑप्शन है टैक्स सेविंग इन्वेस्टिंग। दोस्तों ज़्यादातर लोगों की सैलरी 30 की उम्र तक टैक्स स्लैब में आ जाती है और बहुत से लोगों की सैलरी फ्यूचर में बढ़ने वाली होती है, जिसके कारण वह टैक्स स्लैब के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हमें यह ज़रूरी होता है कि हम टैक्स सेविंग को इग्नोर ना करें और टैक्स सेविंग के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि PPF, EPF जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा NPS नेशनल पेंशन स्कीम भी है। यदि आपकी कोई बेटी है तो आप अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। और यह सारे टैक्स इन्वेस्टमेंट आपको 80C का बेनिफिट देते हैं। आप होम लोन लेते हो तो आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी 80C के बेनिफिट के अंदर ही आता है। और यदि आप शॉर्ट टर्म में लॉकिंग पीरियड या टैक्स इन्वेस्टमेंट प्लान देखो तो ELSS एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान माना जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसका लॉकिंग पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। इसके अलावा आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दोस्तों आप जब भी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखें अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। और आपको मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप कभी भी किसी स्टॉक टिप पर इन्वेस्ट ना करें। खुद अपना रिसर्च करो और एक अच्छा फंडामेंटली स्टॉक चुनो। इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं और फाइनेंशियल रिसर्च और टेक्निक को समझकर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।